अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो नेतन्याहू मंजर आम पे आ गया काफी दिन के बाद, 5 दिन हो गए थे नेतन्याहू मंजर से गायब था। ये कहाँ पे आया, कैसे आया, क्या बात की। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पहला स्टेटमेंट आया है ईरान के नए सुप्रीम लीडर की जानिब से, और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो किसी सूरत मुख्तलिफ नहीं है पुराने जो शहीद हो गए आयतुल्लाह खामनाई सुप्रीम लीडर थे ईरान के, उनके स्टेटमेंट से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। यानी यहां से पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ एक बड़ी शख्सियत को शहीद किया है, या इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर, और कोई बदलाव नहीं आया ईरान के अंदर, कोई सोच में तब्दीली नहीं आई। पहले मैं स्टेटमेंट आपको बताता हूं। जो स्टेटमेंट दिया है नए सुप्रीम लीडर ने मुश्तबा खामनेई, उन्होंने कहा मेरी वालदा, मेरे वालिद, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी भांजी और मेरी बीवी को शहीद कर दिया गया, लेकिन मैं सब्र करूंगा, अल्लाह मुझे सब्र दे, सब्र के साथ तकलीफ बर्दाश्त करूंगा, शोहदा के खून का हिसाब लूंगा। अब उन्होंने जो अमेरिका को और इसराइल को तंबीह की है या जो वार्निंग दी है वो मैं आपको बताता हूँ। मुश्तबा खामनेई का जो पहला स्टेटमेंट है उसमें वो कहते हैं कि अमेरिका मशरिक वस्ता में अपने फौजी अड्डे बंद करे वरना हमले जारी रहेंगे, यानी ईरान हमले बंद नहीं करेगा। फिर उन्होंने कहा कि एक एक शहीद के खून का हम बदला लेंगे, हर उस शख्स के खून का हिसाब लेंगे जो हालिया जंग और हमलों में शहीद हुआ, अपने शोहदा के खून के बदले के हक से हरगिज दस्तबरदार नहीं होंगे। ये जनाब एक अज़म है आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई का। और साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिकी फौजी अड्डे फौरी तौर पे बंद होने चाहिए, जब तक वो बंद नहीं होंगे खित्ते में तब तक हम अपने हमले जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में मेरी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं और वो कौम की हमायत को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते हैं। दुआ गो हूं कि अल्लाह मुझे कौम की बेहतर रहनुमाई करने की तौफीक अता फरमाए। फिर उन्होंने कहा दुश्मन अवाम को निशाना बना रहा है। ये उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया देख ले, और दुनिया ने देख लिया है कि ईरानी अवाम एक अजीम और मुत्तहिद कौम है। अगर अवाम की हमायत ना हो तो किसी भी रहनुमा की कोई हैसियत नहीं होती। दुश्मन ईरान और उसकी अवाम को निशाना बना रहा है, लेकिन ईरानी कौम इत्तेहाद के साथ इन साजिशों का मुकाबला करेगी। फिर उन्होंने कहा कि ईरान का जो निशाना है वो अवाम नहीं है, वो अमरीकी फौजी अड्डे हैं। अपने पैगाम में उन्होंने मजीद कहा कि ईरान किसी आम शहरी या मुल्क को निशाना नहीं बना रहा, बल्कि सिर्फ फौजी अड्डों को हदफ बना रहा है, और ये कार्रवाइयां जारी रहेंगी। फिर उन्होंने कहा कि जितने पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ हम दोस्ताना ताल्लुकात रखना चाहते हैं, और हमारी ये ख्वाहिश है कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हों। ईरान खित्ते में अमन चाहता है, लेकिन अपने दिफा और शोहदा के खून का बदला लेने से हम पीछे नहीं हटेंगे। ये जनाब स्टेटमेंट है। पहला ही स्टेटमेंट बहुत सख्त है उनका, उन्होंने साफ कह दिया जनाब यहाँ से अड्डे लेकर जाओ। दूसरा उन्होंने कहा हमले हम बंद नहीं करेंगे। तीसरा उन्होंने कहा कि हम तो बदला लेंगे जो हमारे साथ किया गया। चौथा उन्होंने कहा कि दुनिया देख ले कि ज्यादती हमारे साथ हुई है, हमने नहीं की। अब जो नेतन्याहू आया मंजर आम पे, ये 5 दिन के बाद आया, और नेतन्याहू के बारे में कुछ आइडिया नहीं था कि ये किधर चले गए हैं। लेकिन अब पता चला कि नेतन्याहू ने किसी नामालूम मुकाम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की नेतन्याहू ने, इसमें मीडिया उनके सामने मौजूद नहीं था, यानी नेतन्याहू कैमरा पे था, लेकिन मीडिया के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑनलाइन आ रहे थे, सामने मौजूद नहीं था। वो उस तरीके से नहीं थी प्रेस कॉन्फ्रेंस कि आप बैठ जाएं मीडिया में और सामने आ जाएं। नेतन्याहू की जान को खतरा है, और बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि नेतन्याहू शायद मौजूद ही नहीं है यरूशलेम में या इजराइल में, ये कहीं बाहर निकल गया। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा टाइम जो है वो अपने जहाज में गुजारता है, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। अलग अलग किस्म की बातें नेतन्याहू के बारे में की जा रही है, लेकिन एग्जैक्टली कोई नहीं जानता। हाँ, ये सबको पता है कि नेतन्याहू ईरान का सबसे बड़ा टारगेट हो सकता है, क्योंकि आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद ईरानियों के अंदर ये गम गुस्सा है, और वो ये चाहते हैं कि वो भी टारगेट को हिट करें। नेतन्याहू ने जो बातें की हैं उनमें चंद बातें अहम हैं। एक तो नेतन्याहू ने कहा कि इस्लाम चाहे सुन्नी हो या शिया हो, खासतौर पर नेतन्याहू ने बात की इंतहा पसंद इस्लाम की, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो, और ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अब ये जो है ना, ये डेफिनेशन कैसे कर सकता है? यानी जितना इसराइल ने मारा मासूम बच्चों को और खवातीन को, उतना तो किसी ने नहीं मारा, और नेतन्याहू को एक रजिस्टर्ड वॉर क्रिमिनल के तौर पे दुनिया में देखा जाता है। बाकायदा नेतन्याहू के खिलाफ केसेस चल रहे हैं। अब वही नेतन्याहू जो है वो पूरी एक उम्मत को या पूरे एक मजहब के मानने वालों को वो टारगेट कर रहा है। तो ये तय कौन करेगा कि कौन दहशतगर्द है कौन नहीं है? देखिए ना, ये तो कोई तरीकाकार नहीं है कि आप किसी भी मुल्क के ऊपर चढ़ जाएं और उसके ऊपर आप अटैक कर दें और आप कहें ये दहशतगर्द है। सवाल ये है कि जितने बच्चे शहीद हो गए या जितनी खवातीन शहीद हो गई, अभी जो लड़ाई हुई उसमें लगभग 20,000 बच्चे और 33,000 खवातीन गजा में सिर्फ शहीद हुई है। ईरान के अंदर जो बच्चे जख्मी और शहीद हुए हैं उनकी तादाद 1100 है। इसी तरह बैरूत के अंदर खवातीन और बच्चों को शहीद किया जा रहा है।
लबनान में, तो क्या ये सारे दहशतगर्द हैं या ये इंतहा पसंद है? ऐसा तो नहीं है। अब वो शिया और सुन्नी को एक ही नजर से देखते हैं। मैंने एक दिन पहले भी वीलॉग में कहा था कि शिया सुन्नी डिवाइड से बाहर निकलना चाहिए और सबको इंसानियत के लिए और दुनिया में अमन लाने के लिए मिलकर किरदार अदा करना चाहिए। मुसलमान मुल्क अगर मिलकर किरदार अदा करेंगे तो शायद बेहतरी जल्दी आ जाएगी खित्ते में। जितना डिवाइड रहेंगे, आपस में लड़ेंगे तो इससे जंगें बढ़ेंगी। अगर मिलकर दबाव डालेंगे तो जंग खत्म हो जाएगी। जैसा कि अभी एक स्टेटमेंट हमने देखा कतर से आया था, जैसा एक स्टेटमेंट सऊदी अरब से माजी में आया था, जैसा स्टेटमेंट हमने अभी हाल ही में देखा कि जो ओमान से स्टेटमेंट आया, बड़ा शानदार स्टेटमेंट है। इसी तरह से अभी तुर्की ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा जी कि ईरान की जंग जो है वो फौरी तौर पे बंद की जाए। ईरान हुकूमत गिराकर खाना जंगी, इंतशार, फसाद या तकसीम की इजाजत नहीं देंगे हम। ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए, खित्ते के अमन को बहाल किया जाए। ये बड़ी दिलेर स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट दी है तुर्की के वजीर खारजा ने। अब नेतन्याहू ने एक तो इस्लाम चाहे सुन्नी हो या शिया हो उसको लेकर के उन्होंने तनकीद की और एक पूरी कौम को टारगेट किया जो नामुनासिब है, उसको ये करना नहीं चाहिए था, लेकिन वो बड़े लंबे अरसे से यही कर रहा है। नेतन्याहू के बहुत सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स मौजूद हैं और वो ईरान के खिलाफ बड़े लंबे अरसे से ये प्लान कर रहा था कि लड़ाई हो जाए। ये अब अमेरिकन भी बता रहे हैं कि नेतन्याहू की लड़ाई है, अमेरिका की लड़ाई नहीं है। यहाँ पे एक मैक्स ब्लूमेंथल एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर कुछ हकायक सामने आए। मैरियो नुफेल को उन्होंने इंटरव्यू दिया, इनको मैंने भी एक इंटरव्यू दिया था और बड़े शानदार सहाफी हैं। तो उनको उन्होंने इंटरव्यू देते हुए बताया कि एक ऑडियो लीक हुई है और ये जो ऑडियो लीक हुई है ये आईपैक के सीईओ की ऑडियो है जो लीक हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑडियो है। उसमें वो बताते हैं कि ये बताया जा रहा है कि जॉन रेडक्लिफ हो, मार्को रूबियो हो या माइक वॉलेट्स हो, ये वो लोग हैं जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हैं, लेकिन वो इसराइल के साथ या मुसाद के साथ बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं और वो इसराइली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में, जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सर्व कर रहा है इसराइल को, वो अमेरिका के लिए नहीं कर रहा। वो एक्चुअली जो इसराइल चाहता है वो कर रहा है। अब इस किस्म की ऑडियो लीक होने के बाद बहुत सारी चीजें मजीद क्लियर हो गई हैं, बल्कि उसने ये भी बताया कि 40 साल से इस मंसूबे पे काम किया जा रहा है कि ईरान को खत्म किया जाए और 30 साल पहले ये आश्कार भी हो चुका था। इसमें बहुत सारी चीजें पहले भी सामने आ चुकी हैं और अब भी चीजें सामने आ रही हैं। तो ये लड़ाई कभी भी अमेरिका की लड़ाई नहीं थी, ना अमेरिका को इसमें कोई खतरा था, लेकिन अमेरिका की मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन को बड़े अच्छे तरीके से इसराइल ने इस्तेमाल किया और इस लड़ाई के अंदर उनको धकेल दिया। अब वहां पर रजीम चेंज करने की कोशिश तो कामयाब हुई नहीं, वो नेतन्याहू मान भी गया। ईरानी अवाम की कोशिशों के बगैर हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टाया जा सकता। हमें उम्मीद है कि हुकूमत गिर जाएगी। हुकूमत ना भी गिरी तो ये बहुत कमजोर हो जाएगी, यानी इस बात का नेतन्याहू के पास कोई जवाब नहीं है। बल्कि हुआ ये कि आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद ये हुकूमत ज्यादा मजबूत हो गई, वो ज्यादा तगड़ी हो गई। इस बात का ना तो आइडिया था अमेरिका को और ना ही आइडिया था इसराइल को। इनकी कैलकुलेशन कुछ और थी। यानी अगर आप ये देखना चाहें कि डोनाल्ड ट्रंप के कौन से बड़े अहम मंसूबे थे जिन पे वो अमल दरामद करना चाह रहे थे इस जंग के जरिए से, या कौन से वो टारगेट थे जिनको अचीव करना था, 4 हदफ थे जो मुकर्रर किए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, ये सेट किए हुए थे कि ये हमने करना है। अब नंबर 1 तो ये था कि हुकूमत तब्दील की जाए वहां पे, तो हुकूमत तब्दील हो सकी नहीं, बल्कि वो ज्यादा मजबूत हो गई। नंबर 2 ये था कि अस्करी तौर पे मुकम्मल तबाही फैला दी जाए और मफलूज कर दिया जाए ईरानी फौज को। क्या ये हो सका? अगर ये हो जाता तो आबना हरमज पे इस वक्त ईरान का कंट्रोल ना होता। वो अभी भी मिसाइल मार रहे हैं, उन्होंने कोई 42वीं लहर मिसाइलों की भेजी है इसराइल की तरफ और वो एक एक करके टारगेट अचीव कर रहे हैं। वो लड़ाई बंद ही नहीं करना चाहते, तो इसका मतलब है दूसरा टारगेट भी अचीव नहीं हुआ। तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी एटमी और मिसाइल प्रोग्राम हमने खत्म करना है, तो मिसाइल तो अभी भी मार रहा है ईरान, और एटमी प्रोग्राम के बारे में तो डोनाल्ड ट्रंप ने आज से 6 महीने पहले जून 2025 में कहा था कि हमने खत्म कर दिया। तो जब वो खत्म कर दिया था तो अब कैसे शुरू हो गया? तो ये हर मर्तबा एक दावा करते हैं, आज भी ईरान के पास वो सलाहियतें बाकी हैं। यानी मुझे अच्छी तरह याद है 2010 की या 9 की बात है, गालिबन 9 या 10 की बात है। इमरान खान साहब ने ना ये एक दौरा रखा सेंट्रल पंजाब का। इसमें वो शेखुपुरा, मुरीद के, लाहौर, कसूर, इन इलाकों में उन्होंने एक दौरा किया था 1-2 दिन लगा के। तो उसमें जो हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर करता था जर्नलिस्ट, वो छुट्टी चला गया और उसकी जगह पे मेरी ड्यूटी लग गई। तो मुझे मौका मिला कि 2 दिन मैं लगातार देखूंगा इमरान खान किस तरीके से लोगों में जाकर लोगों को मिलते हैं। तो मैंने महसूस किया जहां इस आदमी को हंसी आती थी ये खुलकर हंसता था, जहां इमरान खान को गुस्सा आता था ये खुलकर गुस्सा भी करता था। यानी एक मैं आपको छोटा सा वाकया बताता हूं, अब क्योंकि ये खबर तो नहीं है लेकिन मैंने खुद इसको वाकये को अपनी आंखों से देखा है। इमरान खान साहब के साथ ना उनके कोई दोस्त वगैरह भी उस दौरे में साथ थे।
तो शायद कोई इमरान खान साहब का बंदा ऐसा था जिसके साथ उनका कुछ काफी दोस्तों के साथ आपका हंसी मजाक भी होता है, तो वो सामने खड़ा हुआ था। तो एक जगह पे इमरान खान साहब को लोगों ने सड़क पे जबरदस्ती रोक लिया इकट्ठे होकर, और उन्होंने कहा जी हम आपको पगड़ी पहनाना चाहते हैं। वो इमरान खान साहब को स्टेज पे ले गए, वो पगड़ी पहना रहे थे तो सामने जो बंदा था ना वो हंस रहा था। तो मुझे आज भी याद है इमरान खान इसको हटाओ, तो यानी बड़ा नॉर्मल बिहेव करता है इमरान खान नेचुरली। इमरान खान साहब को ये वो इस तरह गड्डी है कि आना है आपने, जब आपको कोई हार पहनाएगा तो आपने 6 इंच नीचे होना है, हार पहनना है, फौरन उतार के अपने सेक्रेटरी को दे देना है, वो वाला नहीं है। इमरान खान का बड़ा नेचुरली है। अब ये ड्रामे करते हैं इमरान खान की नकल करने के लिए, कभी शहबाज शरीफ जाके कभी कोई और ड्रामा कराते हैं, कभी नवाज शरीफ जाके कोई गेम डालाता है, कभी मरियम, ये सारे इमरान खान की नकलें करते करते इनकी उम्रें गुजर जाएंगी। ना ये इमरान खान बन सकते, वो नेचुरल है, वो जो है वो है, और ये लोग आर्टिफिशियल है। इन्होंने जिंदगी में जो भी किया है उसके अंदर एक एक्टिंग है और एक ड्रामा है जो लोग क्रिएट करते हैं। अपने घर के अंदर कुछ और है, घर के बाहर कुछ और है, इनकी अपनी जिंदगी कुछ और है, किसी और तरह की है। यानी अपनी गाड़ियों में बैठते ही सबसे पहले तो ये अपने आप को सैनिटाइज करते हैं पूरी तरह से कि गरीबों के हाथ लग गए, अपने आप को ठीक करो। वैसे सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन ये इनकी सिर्फ ये वजह नहीं होती, इन्हें गुर्बत से एक चिढ़ भी है। ये आम आदमी को, यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि मजहर अब्बास साहब को गालिबन मरियम नवाज साहबा ने एक दिन कहा कि मजहर अब्बास साहब ये बेचारे 4 साल 5 साल नारे लगाते रहते हैं तो इनको एक आधी थपकी तो बनती है ना कारकुन को। मुझे अच्छी तरह वाकया याद है, तो मैंने अपने कानों से सुनी हुई है ये बात। तो ये कारकुन को इतना ही समझते हैं, कारकुन की इससे ज्यादा कोई हैसियत इनके नजदीक है नहीं। तो इसलिए जो आदमी इमरान खान बिल्कुल एक डिफरेंट पॉलिटिक्स लेकर आ गया, अब उनकी पार्टी भी वैसी है, वो सारे लोग ऐसे ही करते हैं। तो जब एक ऐसा ट्रेंड आ गया जहां मिडिल क्लास आ गई सियासत के अंदर और वो नेचुरली बिहेव कर रही है, चीजों पे रिस्पॉन्ड भी कर रही है, तो इन्हें तकलीफ हो गई और वो होनी थी। अब नादरीन, इमरान खान साहब की रिहाई तो इन्हें करनी पड़ेगी, ये जो मर्जी कर ले, आज नहीं करनी पड़ेगी, कल करनी पड़ेगी। हाँ, आसिम मुनीर सबसे बड़ी रुकावट है इमरान खान साहब की रिहाई की, ये हकीकत है। कोई अदालत इमरान खान साहब की रिहाई के लिए रुकावट नहीं है, कोई इदारा इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट नहीं है। सिर्फ इमरान खान और कोई हुकूमत इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट नहीं है, सिर्फ आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट है। और ये चंद लोग हैं जो रिहाई नहीं होने दे रहे, वरना इमरान खान साहब रिहा हो जाते अब तक। कोई कानूनी नुक्ता नजर से तो उनको कैद में रखा नहीं हुआ, ये तो उनके बदतरीन मुखालिफिन कहते हैं इमरान खान साहब के। पूरी दुनिया में हर जगह पे वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान जो है वो इसलिए जेल में नहीं है कि वो गुनाहगार है, वो इसलिए जेल में है कि एस्टेब्लिशमेंट से उसकी लड़ाई है। और आसिम मुनीर नहीं छोड़ेंगे इमरान खान को, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा, ये आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा। और ये मुझे ऐसा लगता है कि आनन फानन सब होगा और नहीं छोड़ना पड़ जाएगा। और 2024 के इलेक्शन में जिसने गंद मारा है ना 2024 के इलेक्शन में, उन सबका एहतसाब होगा, उन सबको एक दिन जवाब देना पड़ेगा। ये जितने अफसर हैं या सरकारी मुलाजिम हैं जिन्हें बड़ा शौक है ना सियासत करने का, ये सारे आपको मुस्तकबिल में रायवंड के बाहर या बिलावल हाउस के बाहर बैठे हुए आपको नजर आएंगे और इनकी कोई औकात रह नहीं जाएगी। आज यानी आप अंदाजा कर दें इमरान खान को इररिलेवेंट करते करते कहां पहुंच गए। और अब तहरीके तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान वाले पंजाब जाना चाह रहे हैं, उन्होंने जीटी रोड के रास्ते जा रहे हैं। 4 साल गुजर गए इनको रिजीम चेंज ऑपरेशन किए हुए, लगभग 4.25 साल हो गए। 4.25 साल के बाद आज भी इनकी औकात ये है कि इन्हें पूरे पंजाब में क्रैकडाउन करना पड़ता है कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू होने से पहले। ये अब तक लोगों के दिल में जगह नहीं बना सके, ये अब तक लोगों के बीच में पेनिट्रेट नहीं कर सके, इनकी औकात ही नहीं बची, ये कर ही नहीं पाएंगे, इनसे होगा ही नहीं। और ये नहीं कर पाएंगे, ये सबको समझ आ गई है, इनके जाने का वक्त है। आप समझें, आप ये आज नहीं तो कल चले जाएंगे, क्योंकि एक चीज भी ये नहीं संभाल सके इस मुल्क की। यानी जिन लोगों को लाया गया जाली फार्म 47 के ऊपर, वो लोग बिल्कुल नालायक, निकम्मे और नखट्टू साबित हुए, नाअहल साबित हुए। वो वैसे तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, पब्लिक में भी फारिग हो गए, लेकिन उन्होंने कोई एक काम करके नहीं दिया इस मुल्क के अंदर, अवाम के अंदर वो थोड़ी सी भी जगह नहीं बना पाए। इमरान खान साहब ने जेल से बैठ के एक शख्स को कहा कि ज़हनी मरीज है, पूरा निजाम साबित करने पे तुला हुआ है कि हाँ वो वाकई ज़हनी मरीज है। रोजाना कोई ना कोई ऐसा काम कर देते हैं जिसमें पूरा निजाम ये गवाही देता है कि इमरान खान ने जेल से बैठ के जो कहा वो ठीक कहा। यानी कभी DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, या तो क्या कोई बनता है, आप उठ के सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अजीब तरीके की आपकी बॉडी लैंग्वेज है जो किसी प्रोफेशनल सोल्जर की हो ही नहीं सकती। कभी इंडिया में देखा आपने किसी को ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए? कभी बांग्लादेश में देखा किसी फौजी को ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए? ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, ये तुलबा के अंदर जाते हैं, नौजवानों में जाते हैं, बच्चों में जाते हैं, तो ये बहुत नेचुरली उनके साथ बिहेव करते हैं, क्योंकि इन्हें बंदे इकट्ठे करने का, रश दिखाने की इनको जरूरत नहीं है ना।
पब्लिक इनके साथ है बहुत बड़ी तादाद में, तो इन्हें इस बात का एहसास कमतरी नहीं है कि 4 बंदे इकट्ठे हो जाएं, मैं फटाफट एक एंगल से तस्वीर बनाऊं, कोई बच्ची भागती हुई आए मेरे गले लगे। ये सारी चीजें इन्हें करने की जरूरत नहीं है ना, जो मरियम नवाज साहबा करती है, या कोई बच्चा भागता हुआ है वो आके मेरे गले लगे। इन्हें ये करना नहीं पड़ता, लोगों के जज्बात है, लोग मिलते हैं लोग रोना शुरू हो जाते हैं। मुझे यहाँ ओवरसीज मिलते हैं, वो यहाँ रोते हैं लोग इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए। वो हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो हमारे ऊपर पाकिस्तानियों पे बहुत जुल्म कर रही है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी इंशाल्लाह एक दिन जान छुड़वा लेंगे, और वो इसके लिए दुआएं भी करते हैं। तो एक तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी है जो बहुत मकबूल है, उसे ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टी है, वो बेचारे कभी यहां ड्रामा बनाते हैं, कभी वहां ड्रामा बनाते हैं, कभी यहां एक्टिंग करते हैं, कभी वहां एक्टिंग करते हैं। तो उन्होंने टिकटॉक बना बना के अपनी इज्जत बहाल करने की कोशिश की, लेकिन हुई नहीं। अब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में बच्चियों के साथ वो कन्वोकेशन था, उसमें वो बच्चियों को उनकी जो असनाद है और इनाम उनको दे रहे थे, मेडल्स वगैरह। तो एक बच्ची ने अपने वालिद को पुकार लिया ना कि मैं अपने बाप को बुलाना चाहती हूँ, बुला लो। बल्कि जब वो बच्ची गई तो सोहेल अफरीदी खुद चले गए, वहां जाके उन्होंने रिसीव किया बच्ची के वालिद को, लेकर आए उसे, और फिर मेडल भी उसे ही दे दिया कि आप अपनी बेटी को खुद मेडल पहनाएं। वो बच्ची की आंखों में आंसू थे, उसका बाप भी बहुत खुश था, लेकिन उसके बाप का कॉन्फिडेंस देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। यानी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसे लगा कि उसका अपना कोई आदमी है जो वजीर आला